दोस्तों, मैं पंकज कुमार गुप्ता पीसीएस फोरम पर आपका स्वागत करता हूं। पीपीएससी मेंस वैकल्पिक विषय एलएसडब्ल्यू के इस सीरीज में जो है हम आप लोगों के बीच जो है द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 को लाने का काम किया है। यदि आपने इससे पिछले बारी करी जिसमें हम लोगों ने फैक्ट्री एक्ट और लेबर लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ा था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखने का काम करें ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ जो है इस चैप्टर में जो है वो समझने में बहुत ही सहूलियत प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो कि वेजेस का मतलब होता है मजदूरी से संबंधित होने के कारण ही जो है इसको जो है वेज लेजिस्लेशन भी जो है कहा गया। ठीक है, चूँकि यह कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा पारित है और पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, और इस कानून के तहत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होता है, जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहने का मतलब होता है कि राज्य में राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र में जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोडक्शन देखें कि वेज क्या है, वेज लेजिस्लेशन इसको क्यों कहा जाता है, तथा जो भी इसके अंतर्गत डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं ये जो हमारा वेज एक्ट है, ठीक है ना, उसका जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है ना, एक हिस्टोरिकल मतलब अचानक तो कोई एक्ट बन नहीं जाता, उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होती है। तो इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसको एक इच्छा होती है कि उसको जो है प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हो। ठीक है, और जब प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति तो तभी होगी जब उसके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे। तभी तो जब संसाधन होगी तब तो संसाधनों का सदुपयोग करके वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, तो इसी आवश्यक संसाधन को जुटाने हेतु एक व्यक्ति को क्या होता है, आय की ज़रूरत होती है, जिसके कारण जो है वो कोई कार्य करने हेतु नियोजक के पास श्रमिक के रूप में जाता है। ठीक है, तो श्रमिक के रूप में जब नियोजक के पास जाएगा तो वहाँ से आय जनरेट होगी। आय जनरेट होने के बाद जो है वो संसाधन को जो खरीदेगा, संसाधन को खरीदने के बाद वो अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसको पूर्ति करेगा। तो जब श्रमिक जो है एक नियोजक के पास जो जाता है कार्य हेतु, तो इसमें भी मतलब बहुत सारी चीज़ है। जैसे औद्योगिकरण की अगर पूर्व की स्थिति देखा जाए तो वहाँ पर नियोजित व श्रमिक की स्थिति पर जो है अगर हम स्थिति देखें तो हम पाते हैं कि नियोजक द्वारा क्या किया जाता था, जो श्रमिक है उसको जीविका चलाने युक्त ही केवल मजदूरी दी जाती थी, अर्थात इसको क्या किया जाता था, जीवन निर्वाह मजदूरी कहा जाता था। और इसी जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु जो है नियोजक द्वारा श्रमिकों को जो है जीविका चलाने हेतु दिया जाता था। जिसका मुख्य कारण था, इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय में जो श्रमिक थे वो संगठित नहीं थे, श्रम संघ का अभाव था। नियोजक अपने मनोनुकूल तय कर लेता था कि हमको इतनी ही वेजेस देनी है, इतनी ही मजदूरी देनी है। तो इस कारण से जो है उस समय में जो है श्रमिकों का काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ करता था और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रह पाती थी। हाँ, और कहीं ना कहीं जो है वो एक कम वेजेज पे जो है कार्य करने को विवश हो जाते थे। लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात क्या हुआ कि लगभग में सभी देशों में श्रमिक क्या होंगे, अब संगठित होने लगे। और इसी संगठन के आधार पर जो है क्या किया गया कि उद्योग को जो है वो दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब जो ये दो भागों में उद्योग को बांटा गया, इसमें पहला था संगठित क्षेत्र और दूसरा था असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं और दूसरा जो था असंगठित क्षेत्र जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, इसकी भी अपनी अपनी एक अलग महत्ता थी। अगर हम संगठित क्षेत्रों की बात करें तो हम पाते हैं कि ये प्रायः जो है विकसित देशों में देखने को मिला और यहाँ पर मजबूत श्रम संघ था, मतलब जो श्रम का जो संगठन था वो बहुत ही मजबूत था। और यही कारण है कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक उचित मजदूरी का जो है प्रावधान किया गया। लेकिन वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ये प्रायः अल्प विकसित और जो भी अविकसित या विकासशील देश होते हैं प्रायः वहाँ पर देखने को मिलता है। कारण कि यहाँ पर जो क्या होता है कि मजदूर संघ में क्या होता है, एक एकता का अभाव होता है। ठीक है ना, और यही कारण है कि इन देशों में जो है निर्वाह मजदूरी नियोजक द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है।
इसी अभाव के कारण इस क्षेत्र में जो है मजदूरी की राशि को निर्धारित करने के लिए जो है सरकार को क्या करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। अगर भारत में भी हम लगभग हमारा यही स्थिति है। तो यही कारण है कि 1929 में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो है मजदूरी देने हेतु जो है शाही श्रम आयोग का जो है गठन किया। कब? 1929 में। और शाही जो श्रम आयोग था उसकी दो मुख्य बातें कही गई थी। इसमें ये कहा गया कि मजदूरी से जो भी समस्या होगी उसका निपटान किया जाएगा, साथ साथ में जो है नियोजक द्वारा श्रमिकों का जो है शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मजदूरी से संबंधित समस्याओं हेतु इन्होंने दो प्रकार की बात कही। पहला जो था वो मजदूरी का भुगतान कैसा होना चाहिए तथा मजदूरी की राशि क्या होनी चाहिए, इसको तय करने का जो है इस कमीशन ने जो है काम किया। तो इसी के मद्देनज़र जो है सरकार ने क्या किया, इसी बातों को जो है शाही श्रम आयोग की जो है बातों को जो है मान करके सरकार ने जो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 को लाया। परंतु मजदूरी की राशि पर अभी भी जो है कोई कानून नहीं लाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो है अनेक जांच समिति जो है गठन किया गया, जिसमें श्रमिक जांच समिति 1937, बॉम्बे वस्त्र श्रमिक जांच समिति 1937, बिहार श्रमिक जांच समिति 1933। ठीक है ना। तो ये सब सारे जो है अनेक समितियों का गठन किया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है स्वतंत्रता से पहले कोई उचित कदम जो है नहीं इस दिशा में जो है नहीं उठ सका। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो हम पाते हैं कि जो है 1948 में मिनिमम वेजेज एक्ट आया। ठीक है, और 9 फरवरी 1948 को जो है यह पारित हुआ और 15 मार्च 1948 से जो है इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर हम इस मिनिमम वेजेज 1948 की बात करें तो हम पाते हैं कि इस एक्ट के तहत बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट थी को एक अनुसूची, एक शेड्यूल के तहत लाया गया। ठीक है, जो आगे चलकर जो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कहलाने लगा। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब अनुसूचित जो है श्रमिक कहलाया। ठीक है ना। तो ये जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था इसको भी क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो है कुल 21 एम्प्लॉयमेंट को रखा गया। ठीक है, और भाग 2 में जो है केवल एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर को रखा गया। और इसमें भाग 1 में जो है 21 एम्प्लॉयमेंट जितने सारे इंडस्ट्री थे इसको इसमें समाहित करने का काम किया गया। इन्हीं दोनों भागों में जो है मुख्य रोल अदा करने का काम जो है दो ही आदमी करता है, पहला एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय, जो नियोजक और श्रमिक। ठीक है, तो यही दोनों के बीच जो है वेजेज का भी चक्कर होता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि अब हम समझते हैं कि जब ये मिनिमम वेजेज एक्ट 1940 आ गया तो इसमें क्या क्या शेड्यूल किया गया। तो इसके तहत सबसे पहले जो है कुछ बेसिक डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन में क्या दिया गया कि जो है जो भी नियम और कानून होंगे, ठीक है, या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे इसके तहत, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। तो अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होगा वो एक केंद्र स्तर पे होगा और एक राज्य स्तर पे होगा। अगर राज्य स्तर पे केंद्र स्तर पर बात करें तो इसमें रेलवे, माइंस, ऑयल और पोर्ट, इससे संबंधित जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। और बाकी जो अदर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सब में जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही निर्णय लेंगे। ठीक है, तो डिसीजन कौन लेगा इसकी डेफिनेशन दी गई। दूसरा, इस एक्ट के तहत जो है एडल्ट जो है उसे कहा गया जो 18 वर्ष जो है अपनी एज पूरी कर ली हो, उसे एडल्ट कहा गया। एडोलसेंस जो है जो कंप्लीट 15 वर्ष लेकिन 18 वर्ष नहीं हुआ और 15 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, उसे जो है एडोलसेंस कहा गया। इसमें जो है चाइल्ड जो है उसे कहा गया जो 15 वर्ष की उम्र जो है पूरी नहीं की हो, उसे चाइल्ड कहा गया। यंग पर्सन जो है चाइल्ड और एडोलसेंस दोनों को ही कहा गया, या तो वो चाइल्ड हो या तो वो एडोलसेंस हो, दोनों को ही जो है इसमें यंग पर्सन कहा गया। ठीक है, अब वेजेस को लेके जो है इस एक्ट में कहा गया कि नियोजन के शर्त के अनुसार किसी व्यक्ति को जो है
जो मुद्राएं प्राप्त होती है उसको वेज कहा जाता है। तो वेज में जो सम्मिलित होने वाला था वो था मनी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एचआरए, ठीक है। उसके बाद जो सम्मिलित नहीं किया जाएगा वेज में, तो वो था हाउस एकोमोडेशन, स्पेशल ऑर्डर ऑफ अप्रोचिएस गवर्नमेंट, पीएफ, उसके बाद जो है लीव ट्रैवल, ग्रेजुएटी, रेमुनरेशन, आर्मी फोर्स, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन अभी जो सम्मिलित किया गया था वो था मनी, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड और एचआरए को। उसके बाद जो है कुछ एम्प्लॉय के बारे में भी इन्होंने डेफिनेशन दिया, और एम्प्लॉय के बारे में कहा कि वैसे व्यक्ति जो हायर या रिवोल्ट किया गया हो विभिन्न कार्यों हेतु, उसको जो है उन्होंने एम्प्लॉय कहा, ठीक है ना। और ये विभिन्न श्रेणी के तहत कहा गया, जैसे स्किल्ड कहा गया, स्किल्ड एम्प्लॉयर, अनस्किल्ड, मैनुअल, क्लरिकल या ऑट वर्कर, ये सब सारे चीज़ों को विभिन्न कार्यों हेतु जो है ये हायर किया जाता था, ठीक है ना। और इन्हीं टर्म को एम्प्लॉयमेंट के आधार पर पैसा दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको दो, एक होता है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है एक्सप्रेस। अगर हम एक्सप्रेस की बात करें तो इसके तहत जो है बताया जाएगा कि काम जो है कि इतने घंटे कार्य करना होता है और इतना ही पैसा मिलेगा, मतलब जितना आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ये एक्सप्रेस के अंतर्गत, एक्सप्रेस टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आती है। जबकि एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है ऐसी बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जो है कंपनी बंद हो चाहे खुली हुई हो, आपको जो एक फिक्स सैलरी है वही दी जाएगी। उसके बाद जो है एम्प्लॉयर के बारे में डेफिनेशन दिया गया। इसके द्वारा कहा गया कि दूसरे व्यक्ति को जो एम्प्लॉय किया गया हो उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होता है वो डायरेक्टली बाय एम्प्लॉयर, ये प्रत्यक्ष रूप से जो है एम्प्लॉयर द्वारा हायर किया हुआ रहता है, या फिर किसी पर्सन के थ्रू जो है इसको हायर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस एक्ट के तहत जो है हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन को देखने का काम किया। अब हम जानते हैं कि ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं। तो पहला जो प्रोविज़न था वो था मिनिमम वेजेज को कौन जो है फिक्सेशन करेगा। तो चूँकि हम पहले ही देखे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो शेड्यूल है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी वेजेस तय किए जाएंगे उसका रिव्यू जो है प्रत्येक 5 साल पे होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी स्टेट है वो अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को रखता है तो उस राज्य में जो है लागू होगा। मतलब जहाँ पे जो है ये चीज़ होगा, जिस राज्य में जो है इंडस्ट्री में जो है या कोई भी एम्प्लॉयर 1000 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉय को रखेगा तो उस राज्य की सरकार जो है इस पर कुछ डिसीजन ले सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। दूसरा जो प्रोविज़न है मिनिमम वेजेस को फिक्सेशन करने का क्या क्या प्रोविज़न है, मिनिमम जो वेज है उसको फिक्सेशन करने का क्या क्या प्रोविज़न है। तो इसमें जो कहा गया है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो है कमेटी और सब कमेटी का गठन करने को अपॉइंट करके जो है 1/3 जो है पर्सन इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो किसी तरह के जो है फैक्ट्री से संबंधित ना हो। मतलब एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी का गठन किया जाएगा, और कमेटी में जो है 1/3 सदस्य ऐसे को रखा जाएगा जिसका संबंध फैक्ट्री से नहीं होगा, ठीक है। जो एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा जो स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, निर्णय लेने की कैपेसिटी रखेगा। दूसरा जो इसमें बात कही गई है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है के द्वारा एडवाइजरी बॉन्ड का जो है एडवाइजरी बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत जो है एक कमेटी होगी और एक सब कमेटी होगी, तथा एडवाइजरी बोर्ड में जो है 1/3 जो होगा वो चेयरमैन इंडिपेंडेंट रूप से होगा। उसके बाद जो है सेंट्रल वो स्टेट दोनों गवर्नमेंट के जो है कार्य हेतु करेगा काम। एक जो एडवाइजरी बोर्ड होगा वो सेंट्रल और स्टेट दोनों बोर्ड हेतु काम करेगा। साथ में जो है 1/3 जो होगा वो चेयरमैन स्वतंत्र रूप से उसको चुन सकता है। उसमें कमेटी और सब कमेटी का जो है एडवाइजरी के तहत गठन किया गया, तो ये प्रावधान किया गया। तीसरा जो इसमें प्रोविज़न था वो था पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, मतलब कितना कम से कम कितनी जो है पेमेंट या वेजेस दिया जाए। तो बिना किसी डिडक्शन के कैश में दिया जाएगा, ठीक है। जो भी पेमेंट होगा वो कैश में दिया जाएगा बिना किसी कटाव के, डिडक्शन के। यदि वेज को काइंड में देना है तो
इस हेतु अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अप्रूवल, काइंड का मतलब होता है कोई वस्तु के रूप में। मान लीजिए आपके यहाँ कोई सैलरी, किसी एक बेसिक सैलरी पे काम कर रहा है, उस सैलरी के बदले में आप उसको कोई सामान दे दिए, ठीक है ना, उतना ही कॉस्ट का सामान दिए थे, तो इस हेतु जो है आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। यदि एम्प्लॉय नॉर्मल आवर से कम काम करे तो उसे मिनिमम वेज मिलेगा, परंतु पूरा वेज नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप जो भी नॉर्मल सामान्य काम है कि एक दिन में 8 घंटा करना है, अगर आप 5 घंटे ही करते हो तो आपको वेजेस तो मिलेगा ही, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी उतनी नहीं मिलेगी, मिनिमम वेज मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको कहने का काम किया। उसके बाद जो है रजिस्टर और रिकॉर्ड को मेंटेन कौन करेगा, तो इसका भी कहा गया कि इसमें एम्प्लॉयर के द्वारा जो है, जो भी एम्प्लॉय को हायर करेगा उसके द्वारा जो है एक रजिस्टर और रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर के बारे में इन्होंने इंस्पेक्टर की व्यवस्था जो है इसमें इस एक्ट में की गई थी, और इसमें कहा गया कि अपॉइंटमेंट जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। और जो पावर होगा वो एंट्री, एग्जामिनेशन या सुपरविजन कैसे करना है, इसका पावर इंस्पेक्टर के पास होगा। और इंस्पेक्टर जो होगा एक पब्लिक सर्वेंट होगा, ठीक है, जो इंडियन पेनल कोड के तहत ही जो है वो आएगा और उसी के तहत जो है काम करेगा। अब सवाल होता है कि क्लेम का मतलब होता है यदि एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ क्लेम करेगा, ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। तो इस हेतु जो है एक कमीशन का गठन किया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन। इसको जो है अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें आप 6 महीना के अंदर आपको जो भी क्लेम है 6 महीना के अंदर करना होगा। और इसी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में जो है यदि बहुत सारे एम्प्लॉय है तो वो सब मिलकर जो है एक साथ एक एप्लीकेशन इसमें दे सकता है, ठीक है। और इसका जो कमिश्नर होगा वो हमेशा जो है लोअर कमिश्नर से जो है अपर रैंक का जो भी व्यक्ति होगा वो होगा, ठीक है। चाहे वो जो है सिविल कोर्ट का जज हो या जो है उस मतलब ज़िला का जो है मजिस्ट्रेट हो, ठीक है। तो ये था कि मतलब क्लेम कहाँ किया जाए, तो उसके लिए जो है एक कमीशन का जो है गठन किया गया। उसके बाद पेनल्टी, अगर एम्प्लॉयर के ऊपर लगता है कि के ऊपर ये लगता है हमेशा एम्प्लॉयर के ऊपर, क्यों, क्योंकि वेजेस नहीं देने पर मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो नहीं करने का उस पर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इसी कारण जो है एम्प्लॉय पर 6 मंथ की जो है इम्प्रिजमेंट होगी या 500 रुपये का जो है उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। यदि कोई भी एडिशनल वर्क करेगा तब इस हेतु जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर को 3 मंथ पहले ही नोटिस दे सकता है, ठीक है ना। और एडिशनल वर्क का मतलब होता है जो शेड्यूल से बाहर कार्य हो, ठीक है। तो इस हेतु जो है 3 महीना पहले जो है नोटिस देना होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने द मिनिमम वेजेज 1948 को देखने का काम किया। उसमें कुछ डेफिनेशन को जाना, उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए उसको जानने का प्रयास किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बिहार है, चूँकि हम लोग बीपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं तो हमारे लिए बिहार में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि बिहार में जो है मिनिमम वेज 1948 के बाद जो है बिहार सरकार ने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत इसे कार्यान्वित करने हेतु जो है 1951 में जो है बिहार मिनिमम वेजेज रूल को बनाया। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि कृषि सहित कुल उद्योग को 89 को अनुसूचित किया गया, मतलब 89 उद्योग को इसमें क्या किया गया, 19 अनुसूचित किया गया इस एक्ट के तहत। तथा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में ज़्यादातर अधिसूचना जो है विधि बनाकर जो है किया गया, ठीक है। और कृषि से संबंधित मजदूरी का कार्यभार ज्वाइंट लेबर कमिश्नर को सौंपा दिया गया। जो भी कृषि से संबंधित मजदूरी का कार्यभार था वो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर को सौंप दिया गया, ठीक है। प्रखंड स्तर पर कृषि व अन्य कार्य में लगे श्रमिकों के संबंधित निरीक्षण तथा उनके शिकायतों पर उचित कदम उठाने हेतु जो है एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो है नियुक्ति की गई। ये जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गए ये जो है अपर जिला स्तर के जो है अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। और लेबर सुप्रिटेंडेंट भी होता है और इसे ही इंस्पेक्टर भी माना जाता है बिहार वेजेस एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद जो और भी जो इसमें प्रोविज़न किया गया वो था सुपरमेंटल ऑफ लेबर को नियुक्त करना, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ लेबर को जो है नियुक्त करना, जो उद्योग से संबंध जो उद्योग में क्या क्या चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए जो है इसका
नियुक्त किया गया। प्रमंडल स्तर पर जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर तथा डिप्टी लेबर कमिश्नर को जो है नियुक्त किया गया निरीक्षण करने हेतु। श्रमिकों को विभिन्न श्रेणी में बांटा गया, जैसे स्किल्ड श्रेणी, अनस्किल्ड श्रेणी, स्वीपर, चपरासी, प्रहरी और सेमी स्किल्ड लेबर के तहत जो है इसमें बांटा गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जो है लेबर मिनिमम वेजेज के चार्ट जो है बिहार में भी जो है मिनिमम वेजेज को देखने का काम किया। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।